गुड इवनिंग स्टूडेंट। 11th क्लास फिजिक्स में आज हम एरर्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। जब आप किसी चीज़ की एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के समय आपसे एरर हो जाएगा। अगर सिंपल चीज़ की मैं बात करूं, जैसे मान लो आपको टेबल का लेंथ मेज़र करना है, आपने ये लेंथ मेज़र करना है, ये टेबल का एज है और एक स्केल ले लिया। जो स्केल नॉर्मली होती है आपकी वो 0 से स्टार्ट होती है और मान लो वो 100 सेंटीमीटर की है, तो हो सकता है कि इसमें जो ग्रेजुएशन हो वो अलग अलग हो जाए। एक परफेक्ट स्केल की ग्रेजुएशन लेवल इक्वल इंटरवल पे होगी, तो अगर ये इक्वल इंटरवल पे नहीं है या कुछ मिट गया है तो आपको मेज़रमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है ये टूट जाए, ये टूटा हो, काफ़ी पुराना हो जाने पे घिस जाती है एजेस, तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट करने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, मतलब इसको हम अनसर्टेनिटी कह सकते हैं या एरर कह सकते हैं मेज़रमेंट में। तो इस तरह की प्रॉब्लम हर जगह होती है जो भी आप मेज़रमेंट कर रहे हैं। और मान लो सारे आइडियल सिचुएशन है तब भी एरर आ ही जाती है। हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा ज़्यादा मेजरमेंट हो जाए या हो सकता है आपसे थोड़ा कम हो जाए, है ना। तो कुछ ना कुछ एरर हमेशा प्लस माइनस होता रहता है। लेकिन एरर जब भी कैलकुलेट की जाती है, अगर आपने मान लो मेजरमेंट कम कर लिया या कहीं मेजरमेंट ज़्यादा कर लिया तो एरर हमेशा ऐड ही होती है। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें टेक्निकल टर्म्स क्या क्या होते हैं, एरर कितने तरह के होते हैं, वो सब हमें समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट्स है, मैं पढ़ता हूँ, आप इसको समझो। एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है एक एक टर्म्स को। मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में मेजरमेंट को फाउंडेशन बोला गया है। मतलब ये बिल्कुल फाउंडेशन है, बेस है, इसके बिना आप कुछ एडवांस कर ही नहीं सकते। एंड द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई इसमें, मेजरमेंट। आप लोग नोट करते जाओ। मेजरमेंट इज द फाउंडेशन of all experimental science and technology. Science and technology. Second, the result of every measurement मतलब आप कुछ भी मेज़र कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आ रहा है, और वो मेज़रमेंट करने में आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, मतलब द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट contains some uncertainty. अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया अनिश्चितता। मतलब आप किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से, तो वो मेजरमेंट करने में कुछ अनिश्चितता हो सकती है। वो ह्यूमन के वजह से हो सकता है, अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई या आपका ध्यान भटक गया, या इंस्ट्रूमेंट की ही प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको लेना था कुछ, आपने ले लिया कुछ, या फिर जो लिया उसमें कुछ एरर है, उसकी रीडिंग प्रॉपर नहीं है,
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसी को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। मतलब आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में अनसर्टेनिटी होती है, और इसी अनसर्टेनिटी को हम एरर कहते हैं। दिस अनसर्टेनिटी is called error. This uncertainty is called error. अब अगर एरर की बात की जाए कि एरर कितने तरह के हो सकते हैं, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, चलते हैं, इसको मिटा दें। मैंने लिखा है मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनको अंग्रेजी नहीं समझ में आती है वो एनसीईआरटी हिंदी पढ़े, या उनके पास जो भी हिंदी में बुक है वो पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर, इसमें सबसे पहला है आपका सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, फिर है आपका रैंडम एरर, और फिर है आपका लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, इसको शॉर्ट में एलसी एरर भी कहते हैं। तो जनरली एरर आपकी तीन तरह की होती है, एक सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लिस्ट काउंट एरर। ये क्लास 11th स्टैंडर्ड पे है, जो एनसीईआरटी में सिलेबसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ये बताई जाती है। सिस्टमैटिक एरर जनरली एक ही डायरेक्शन में एरर होती है। इस तरह की एरर एक डायरेक्शन में होती है, जैसे आपने कोई मेजरमेंट किया, उसकी रिजल्ट आई, तो वो रिजल्ट एक ही डायरेक्शन में होगी। या तो आपकी फाइनल रिजल्ट जो अब होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया या थोड़ा कम हो गया, है ना। इसको बोलते हैं एरर इन वन डायरेक्शन, और इसी को बोला जाता है टेक्निकल भाषा में सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर आपकी कितने तरह की हो सकती है, किस वजह से हो सकती है? पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और प्रोसीजर। तीसरा है आपका पर्सनल एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर मैंने बताया कि दीज आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी अकर इन ओनली वन डायरेक्शन। द एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर जो एक ही डायरेक्शन में होती है, ये पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। ये तीन वजहों से हो सकती है, कोई एक तीन हो सकता है एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल, या तीनों हो सकते हैं। पहला एरर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मतलब आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसी में कुछ एरर है, उसके डिज़ाइन में एरर है। जैसे मैंने बताया कि एक स्केल ही ले लिया, उसकी डिवीज़न हर जगह सेम है,
होनी चाहिए, इक्वल डिवीजन होनी चाहिए, वो इक्वल डिवीजन कहीं कहीं गड़बड़ हो गई तो उससे पूरी मेजरमेंट आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसके डिज़ाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। डिज़ाइन में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जहाँ से जीरो स्टार्ट होना था वहाँ से जीरो स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा आगे चला गया या थोड़ा कम हो गया। तो ऐसे एरर्स या जीरो एरर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही आएगा, है ना। समझ सकते हैं आप, इस तरह की एरर होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बनाने के टाइम। अब फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है इसमें सिस्टमैटिक एरर में, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, हो सकता है जिस टेक्निक को आपको यूज़ करके बताई जा रही है वो किसी लिमिटेशन में हो। लिमिटेशन में होने का मतलब वो आइडियल कंडीशन में नहीं है, मतलब या तो आपको वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके लैब बनाई गई है, या जो समझाने वाले हैं वो प्रॉपर नहीं समझा रहे, वो बोल रहे हैं ये चीज़ की ज़रूरत है, वो नहीं है, इस प्रोसेस से होना चाहिए, हम इस प्रोसेस से नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रोसेस से भी करेंगे तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। 50 तरह की प्रॉब्लम्स होती है इसमें। मतलब सीधा सीधा बात होता है कि जो प्रोसीजर है या टेक्निक है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या आइडियल होना चाहिए लेकिन हम कर क्या रहे हैं। तो इस तरह की इम्परफेक्शन सिचुएशन आ जाती है। अगर सारे आइडियल नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, तो उसमें एरर होता है। एक्सपेरिमेंट ही है, उसका रिजल्ट भी लगभग सबका सेम ही आएगा, लेकिन बात वही होती है कि थोड़ी एरर हो गई। एक एब्सोल्यूट वैल्यू जो आनी चाहिए थी आइडियल कंडीशन से वो नहीं आ रही है, लेकिन हम उसके आसपास पहुंच सकते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं, लेकिन उसमें एरर है, और ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, और वो प्रोसीजर के प्रॉब्लम से आई है। तीसरा है आपका पर्सनल एरर। ये आपके गेस्चर पोस्चर पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए पर्सनल एरर कुछ भी हो सकता है कि उसमें कितना कंसंट्रेशन है, वो किस तरह उसको यूज़ कर रहा है एक्सपेरिमेंट के टाइम में, है ना। अब इसका कोई लिमिट तो है नहीं कि क्या गलती वो कर रहा है। एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है, एक्सपर्ट है, फिर भी जब वो मेज़र कर रहा है, स्केल को देखना है, तो वो स्केल तिरछा दिख रहा होगा, तो इसमें एक्यूरेट रीडिंग लेने में दिक्कत हो सकती है। स्केल की रीडिंग को परफेक्ट देखने का तरीका क्या है कि आप नॉर्मली देखें, एकदम नॉर्मल, है ना। स्केल की रीडिंग पे नॉर्मल व्यू होनी चाहिए, तब आपका एरर नहीं होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल व्यू नहीं रखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो हो सकता है कि आपकी रीडिंग में एरर आ जाए। तो ऐसे एरर को हम पर्सनल एरर्स कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिस्टमैटिक एरर, जैसा मैंने बताया, एरर तो 3 तरह की होगी, एक सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं, इम्परफेक्शन टेक्निक या प्रोसीजर है, या फिर पर्सनल एरर है। पर्सनल एरर जैसा कि मैंने बताया ये आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक आइडियल सिचुएशन में पर्सनल एरर होती है, एक ह्यूमन बीइंग जो गलती करेगा, जैसे वो एक स्केल है। इस स्केल में क्या होता है, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तभी आपकी रीडिंग सही आएगी। अगर आप नॉर्मली नहीं देख रहे हैं, किसी और तरफ से देख रहे हैं, तो रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, और ऐसे एरर्स को हम पर्सनल एरर में रखते हैं। अब आते हैं हम पढ़ने के लिए रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, इसकी कोई पीरियोडिसिटी नहीं है। जैसे सिस्टमैटिक एरर मैंने बताया था कि वन डायरेक्शन में एरर होगा, लेकिन रैंडम डायरेक्शन एरर जो है इरेगुलरली आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं रैंडम एरर को, तो these are the errors which occurs irregularly and hence are random with respect to sign and size। इसका सिर्फ डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, क्या है, इसमें कोई लिमिट नहीं है इसकी। द रैंडम एरर्स आर those errors which occur irregularly
and hence are called random error। ठीक है, इसकी कोई अदर सब डिवीज़न नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, अचानक से कोई एरर हो सकती है। वो इन्वायरमेंट पे, साइन पे आपको डालना था, प्लस हो गया माइनस, तो वो सारे आपके रैंडम एरर्स हैं। तो एक बार फिर देखिए, एरर्स कितने तरह के होते हैं। पहला सिस्टमेटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर और तीसरा लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर और पर्सनल एरर्स। मतलब ये सारे एरर वो हैं जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं। कुछ वैल्यू जो फाइनल रिजल्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब प्लस या माइनस एक ही डायरेक्शन में, वो सिस्टमैटिक एरर है। रैंडम एरर का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अचानक से कुछ हो गया। ये सारे आपके रैंडम एरर्स हैं, इसकी कोई सब डिवीज़न नहीं है। फिर आपके है थ्योरेटिकली लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर हमें समझना है कि ये क्या होता है। लीस्ट काउंट एरर को आप ऐसा समझिए कि आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया मेजरमेंट करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट सबसे कम से कम कौन सी वैल्यू मेजर कर सकता है, वही आपकी लीस्ट काउंट एरर कहलाएगी। मतलब लीस्ट काउंट नाम से ही देखो ना क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका देखो, मतलब नाम में छिपा हुआ है। पहली चीज है काउंट। काउंट मतलब क्या होता है, काउंट करो, मेजर करो। लीस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे कम। सबसे कम क्या काउंट कर रहा है, या सबसे कम मेजरमेंट क्या हो रहा है ना। तो द मिनिमम measured value by an instrument is called least count। को हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होता है, तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो सबसे कम क्या मेज़र कर रहा है। जैसे आपका मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल कितना मेज़र करता है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। उसके बाद 0 के बाद पहला ग्रेड क्या होता है उसका, एक छोटा होता है, फिर दूसरा छोटा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, बीच में 5 बड़ा होता है, फिर 6, 7, 8, 9, फिर 10, 1 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे होता है ना। वो सेंटीमीटर बढ़ती जाती है, फिर 30 सेंटीमीटर होता है जो आपके कंपास में यूज़ होता है। तो 1 सेंटीमीटर 10 डिवीज़न में है, हर एक डिवीज़न क्या कहलाया, 1 मिलीमीटर, है ना। तो अगर मैं मीटर स्केल की बात करूं, तो मीटर स्केल मिनिमम कितना मेजर करेगा, 1 mm। अब ये 1 mm क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 mm, मतलब कितना, आप स्केल पे काउंट करो, 0 से 10 काउंट करोगे तो 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब 10 mm 1 सेंटीमीटर हो गया। तो जो एक डिवीज़न मेजरमेंट होती है 1 mm है, तो 10 mm कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm कितना हो गया, 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लीस्ट काउंट एरर की बात करूं कि वो कितना एरर कर सकता है, तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, ये आपका आ गया 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मीटर में बदल दूं तो 100 से डिवाइड करना होगा, तो
जीरो, देखो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1/100 मीटर। तो इसमें 100 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मीटर हो जाएगा। ये डेसिमल हटाओगे तो 000 हो जाएगा, मतलब 0.001 मीटर, 0.001 मीटर। ये लीस्ट काउंट हो गया किसका? मीटर स्केल का। तो अगर लीस्ट काउंट एरर होती है तो मीटर स्केल में एरर होगा तो कम से कम इतना का एरर हो जाएगा, जो मैंने बोला एक डिवीजन गलत हो गई, ये एरर हो सकती है। समझ में आई? इसी अगर ऐसा एरर हुआ तो इसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। उसी तरह से कुछ और डिवाइसेस होती हैं, जैसे एक मान लो वर्नियर कैलिपर है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है, ये होता है आपका 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं 100 से डिवाइड कर दूं, तो कितना हो जाएगा ये मीटर में? 5 1 2 3 4 5 3 4 5 मीटर, ये हो गया। अगर मैं mm में देखूं तो मुझे 10 से डिवाइड करना होगा, तो कितना हो जाएगा ये? 0.001 mm, है ना। तो वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट हो गई 0.0001 mm और 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल हो गया 0.001 मीटर, ये हो गया 0.001 mm, है ना। मतलब ये कि मीटर स्केल कम से कम इतना डिस्टेंस मेजर करेगा। वर्नियर कैलिपर 1/1000 mm मेजर कर रहा है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसमें अगर एरर होगी तो लीस्ट काउंट की ही एरर हो सकती है मीटर स्केल से। वर्नियर कैलिपर में अगर एरर होगा तो वो लीस्ट काउंट का ही एरर हो सकता है। तो हर ज़रूरत के हिसाब से हम स्केल चूज कर सकते हैं। अगर आपको टेबल का लेंथ मेज़र करना है तो उसके लिए आपको वर्नियर कैलिपर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा मेजरमेंट कर सकता है। उसके लिए मीटर स्केल परफेक्ट है। तो बहुत छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए मुझे छोटे डिवीज़न वाले इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो जितना कम डिस्टेंस मेजर कर सकता है वो उतना एक्यूरेट डिवाइस है, ठीक है। उसी तरह स्फेरोमीटर की बात करें, स्फेरोमीटर ठीक है। तो मैं बता रहा था कि लीस्ट काउंट क्या होता है। कोई इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम डिवीजन मेजरमेंट करेगा वही उसका लीस्ट काउंट होता है। मीटर स्केल की लीस्ट काउंट हुई 1 mm, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट हुई 0.0001 मिलीमीटर। उसी तरह से स्फेरोमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर क्या होगा? लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर ये होगा आपका 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। मतलब स्फेरोमीटर कम से कम इतना डिवीजन मेजर कर सकता है।
तो अगर मैं फिर से देखूं, एक तो लीस्ट काउंट है ना, सबसे पहले मीटर स्केल, कितना हुआ, सेंटीमीटर में लें तो 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा वर्नियर स्केल, कितना हुआ सेंटीमीटर में, 0.01 सेंटीमीटर। तीसरा स्फेरोमीटर, सेंटीमीटर में कितना हुआ, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डन बाय इंस्ट्रूमेंट। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो सबसे कम डिस्टेंस मेजर करेगा वो मोर एक्यूरेट डिवाइस है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें जितनी ज़रूरत है हम उस हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। अब अगर मैं mm में लिखूं इसकी वैल्यू, तो आप देखिए 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है ना, मतलब 1 mm इक्वल टू कितना हो गया, 1/10 सेंटीमीटर। मतलब सेंटीमीटर है, इसमें हम 1/10 मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, मिलीमीटर। तो इसी वैल्यू को लिस्ट काउंट में अगर मैं 1/10 कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या होगा, 0.01 mm हो जाएगा। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट ये भी है, ये भी है। फिर मैं अगर इसमें 1/10 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये 0.01 mm। अब इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूं तब ये क्या होगा, 0.0001 mm। ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट था, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। ओके, ये तो थे आपके टाइप्स ऑफ एरर्स। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें और क्या क्या पढ़ना है। एरर्स में न्यूमेरिकल वगैरह कैसे आते हैं वो समझना है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एंड परसेंटेज एरर। ये हमें पढ़ना है
ये क्या होता है, ठीक है। देखो तीन चीजें हमें पढ़नी है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये क्या होता है, अगर कोई क्वांटिटी आपने मेजर किया, मान लीजिए ए मेजर किया है, कोई क्वांटिटी है, ये लेंथ, एरिया, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसको मेजर कर रहा हूँ तो इसमें एब्सोल्यूट एरर आ सकती है। और वो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे हम, देखिए फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए इज इक्वल टू ए मीन या ए का एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको समझना कैसे है वो देखिए, कैसे निकालते हैं इसको। मैं फिर लिख देता हूँ, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, है ना, यही आपका एब्सोल्यूट एरर इन ए है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, हमें ये देखना है कि ए में कितनी हमें ये देखना है कि ए की रीडिंग कितनी आ सकती है। मान लो ए का कोई रीडिंग है बुक के हिसाब से, मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, इन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट values of a calculated n times। मान लीजिए मैंने n टाइम्स वैल्यू ए की वैल्यू को कैलकुलेट किया और वो वैल्यूज हो गई मान लीजिए आपकी A1, A2, A3 सो ऑन AN। मतलब मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी n रीडिंग आ गई। एक कोई चीज़ है जिसकी हमें मेजरमेंट करनी थी, उसकी n टाइम्स रीडिंग आ गई। इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी n टाइम्स रीडिंग आई है। ठीक है, मुझे एक ही एक्सपेरिमेंट करनी थी और उसमें n रीडिंग आई। अब मुझे इस a का एब्सोल्यूट एरर निकालना है। हमें करना क्या होगा, ये जितनी भी रीडिंग आई है इन सब का मीन निकालना होगा, मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो मीन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे। तो n रीडिंग है तो n बार n रीडिंग को जोड़ा और n से डिवाइड कर दिया। या फिर अगर मान लो 10 रीडिंग होगी तो आप A1, A2, A3 करके A10 10 बार जोड़ेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज मीन आ गया।
है ना। तो आप कहीं पे इसको लिख लो, जैसे अगर मुझे ये ए मीन की वैल्यू निकालनी थी तो ए मीन हमने निकाल लिया A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN बाय N, है ना। इस वैल्यू से हमने ए मीन निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा ए मीन। तो डेल्टा ए मीन क्या होता है, ये एक्चुअली में इसको हम एरर कहेंगे। तो ए में जो A1 में जो एरर होगा उसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा A1, है ना। आप ऐसे कह सकते हो, एरर इन A1 इज इक्वल टू डेल्टा A1, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, आपके पास A1 की रीडिंग थी और आपने यहां पर ए मीन निकाल चुके हो, तो A1 में ए मीन को घटा दो, मतलब जो आपकी जो वैल्यू आई है वो एवरेज के कितनी नज़दीक है उसको हम घटा देते हैं। घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो ये डेल्टा 1 ही होगी, है ना। तो उसको हम, ये प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, तो डेल्टा A1 प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन एरर हमेशा जोड़ी जाती है, कभी घटाई नहीं जाती है। तो हमें इसका सिर्फ मॉड लेना है, मतलब सिर्फ प्लस डेल्टा A1 ही कंसिडर करेंगे। ये बात समझ में आया। A1 की एरर कैसे निकालें, हमने A1 वैल्यू में इसका एवरेज घटा दिया और वैल्यू माइनस या प्लस हो सकती है, उस वैल्यू का मॉड ले लिया, मतलब हम सिर्फ प्लस वैल्यू लेना चाहते हैं। उसी तरह से A2 में ए मीन घटा देंगे और ये वैल्यू आ जाएगा डेल्टा A2, हमें इसका प्लस ही लेना है। उसी तरह से A3 में ए मीन घटाइए, ये भी आपका प्लस माइनस हो सकता है, मॉड लीजिए, लेकिन वैल्यू हमेशा हम प्लस ही लेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे। उसी तरह से AN में ए मीन घटा दिया और वैल्यू आपकी फिर आ गई डेल्टा AN प्लस माइनस, और ये प्लस डेल्टा AN हुआ। तो हर रीडिंग में एरर आया, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, है ना। अब ये एरर का अगर मैं एवरेज निकाल दूं, डेल्टा ए मीन, तो ये मीन कैसे निकलेगा, तो डेल्टा ए मीन आपका हो जाएगा डेल्टा A1 मॉड प्लस डेल्टा A2 मॉड। मॉड लेने का मतलब क्या है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। सो ऑन डेल्टा AN मॉड डिवाइड बाय n, ये डेल्टा ए मीन आ गया। तो आपकी एब्सोल्यूट एरर इन ये क्या निकल के आई, एब्सोल्यूट वैल्यू इन A1 इज इक्वल टू ए मीन वैल्यू इन ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ये आ गया। तो आपने कोई मेजरमेंट करना था ए, उसके लिए 10 n मेजरमेंट किया और एवरेज निकाला दोनों का, तो आपका ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन करेंगे तो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, अब आते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। अब आप देखो कि हमें क्या करना है। मैंने आपको बोला था कि रिलेटिव एरर निकालना है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अब रिलेटिव एरर, इस इक्वेशन को देख करके आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं।
रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। ये जो इक्वेशन है इसमें ए का एरर डिवाइड बाय की वैल्यू, ये अगर हम डिवाइड कर दें तो ये रिलेटिव एरर आ जाएगा। अब मुझे अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो ये हो जाएगा रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब परसेंटेज एरर को हम लिखेंगे डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन इंटू 100। इससे आपकी परसेंटेज एरर निकल जाएगी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को समझने के लिए हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.7, एग्जाम्पल 2.7। ये क्या है? क्वेश्चन में क्या है कि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजरमेंट किया गया है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम is found to be, देखो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक्सपेरिमेंट करना था, उसके लिए उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, और उसमें बहुत सारे रीडिंग आए। तो वो रीडिंग क्या थे आपके? पहले 2.63 सेकेंड, फिर दूसरा रीडिंग था आपका 2.56 सेकेंड, फिर तीसरा था आपका 2.42 सेकेंड, चौथा था आपका 2.71 सेकेंड, और फिर लास्ट में आपका 2.80 सेकेंड। हाँ, तो 5 रीडिंग है, 1 2 3 4 5। तो ये डाटा है और इस डेटा दिया हुआ, मतलब ये एक्सपेरिमेंट हुआ टाइम पीरियड के लिए, और मुझे इसमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या था आपका? जैसे कोई रीडिंग मैंने किया तो बताया था आपको कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, है ना। तो मुझे सबसे पहले ए मीन निकालना है। तो ए मीन निकालने के लिए क्या करना होगा? ये कितने रीडिंग है? 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग है। इन सब को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। 63 प्लस 56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय 5, है ना, मतलब एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये एवरेज आपका आ जाएगा 2.62 सेकेंड। ए मीन निकल गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? डेल्टा ए मीन, मतलब हर रीडिंग जो आई है इसमें जो एरर होगा वो डेल्टा ए होगा।
ठीक है, तो वो डेल्टा ए मीन कैसे निकालेंगे, इसको अब हम मिटा देते हैं। अब हमें निकालना है डेल्टा ए मीन। तो देखो ये जो पहली रीडिंग है आपकी वो डेल्टा ए वन हो गई, इसमें हम क्या माइनस कर देंगे, डेल्टा ए मीन, ए मीन सब में ए मीन माइनस कर देंगे। ठीक है, ये एरर इनटू डेल्टा ए टू मतलब एरर इन दिस मेजरमेंट, डेल्टा ए थ्री मीन्स एरर इन दिस मेजरमेंट, डेल्टा ए फोर मीन्स एरर इन दिस मेजरमेंट, फिर डेल्टा ए फाइव एरर इन दिस मेजरमेंट, और आपकी ए मीन की वैल्यू आई थी 2.62 सेकेंड। तो ये सारी वैल्यू जो है 2.62 सेकेंड है। ये तरीका हो गया लगाने का। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कुछ वैल्यू निगेटिव आएगी। जैसे पहली वैल्यू आपकी आ रही है 0.01 सेकेंड, दूसरा वैल्यू आ जाएगा आपका -0.06 सेकेंड, तीसरा वैल्यू आएगा -0.20 सेकेंड, फिर एक वैल्यू आ जाएगी 0.09 सेकेंड, फिर एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.18 सेकेंड। ठीक है, हमें करना क्या है, मुझे डेल्टा ए मीन निकालना है। तो डेल्टा ए मीन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एरर हमेशा जोड़ी जाती है, वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो अगर आप इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस वैल्यू है, प्लस भी है और माइनस वैल्यू भी है। तो हमें सबका प्लस लेना है, मतलब मॉड लेना है, सबका एब्सोल्यूट मॉड लेने के बाद क्या हो जाएगा, सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो 0.01, 0.06, 0.02, 0.09, 0.18 डिवाइड बाय 5। मतलब आप देखो एरर हमेशा जोड़ी जाती है, कभी भी उसका निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो आएगी निकल कर आपकी ये हो जाएगा 0.11 सेकेंड, है ना। तो हमें निकालना क्या था, डेटा दिया हुआ था टाइम पीरियड का, ऑसिलेशन का, है ना। तो एक तो हमने उसमें टाइम पीरियड का मीन निकालना था। तो ये मीन वैल्यू वही है जो हमने मीन वैल्यू यहाँ निकाली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो था आपका 2.62 सेकेंड। फिर इसमें जो एरर हो सकता है वो निकाल लिया, वो निकल के आया 0.11 सेकेंड। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने निकाल ली। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन में क्या था आपका, पहले क्या निकालना था, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो यही है 0.11 सेकेंड। तो इसको नियर 1 डिजिट में लिखेंगे हम 0.1 सेकेंड। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ये निकल के आपका आया 2.6 प्लस माइनस 0.1। ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, पहली आंसर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इन टाइम पीरियड, रिलेटिव एरर आपका आ गया। देखो इस इक्वेशन को देख के हम रिलेटिव एरर निकालेंगे। प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है वो ऊपर रखो और ये वाली वैल्यू को नीचे कर दो। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रिलेटिव एरर आ जाएगा। बार बार क्यों गायब हो जाता, समझ में। हाँ नेट स्लो, बच्चे लोग कुछ बदमाशी करता है।
है ना, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बात मानेंगे नहीं। तो टाइम पीरियड मीन निकला आपका ये, डेल्टा टी मीन निकला ये, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड निकल के आया दिस प्लस दिस, 1 डिजिट पे। रिलेटिव एरर मैंने बताया इस चीज दिस डिवाइड बाय दिस, है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो 1/26, ये रिलेटिव एरर है। अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूं तो ये हो जाएगा 1/26 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये लगभग 4% आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालते हैं। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे निकाला जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जैसे मान लो केस, पहला केस लेते हैं कि z इज इक्वल टू दिया हुआ a प्लस बी, ये कोई वैल्यू मेजर हुई है ना, z इज इक्वल टू a प्लस बी। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि अगर a मेजरमेंट हुआ है तो इसमें एरर आया होगा, तो a का एरर को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा a। फिर b मेजरमेंट हुआ है तो b में भी एरर हुई होगी, तो उसके एरर को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा b। और ये प्लस होगी, ये भी प्लस होगी, जो भी प्लस माइनस होता है हमें सिर्फ प्लस लेना है। एरर हमेशा जोड़ी जाती है, तो ये फिर जुड़ जाएगा। अब दोनों a का एरर और b का एरर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, z का एरर। मतलब z एक ऐसी क्वांटिटी है जो a और b पे डिपेंड कर रहा था, तो जब मैंने a और b को जोड़ा तो वो z आ गया। तो a को मेजर करने में गलती हुई, डेल्टा a, b को मेजर करने में गलती हुई, डेल्टा b, और ये दोनों जुड़ेगा, एरर हमेशा जुड़ेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z क्या आ गया आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, ये क्या आ जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, यही आंसर होगा। फिर इसी तरह मान लीजिए हम दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरा केस z इज इक्वल टू a माइनस बी है। मतलब z कोई ऐसी क्वांटिटी है जो a में b को घटाकर मिलेगी। तो a को मेजरमेंट किया, a की वैल्यू आ गई, b को मेजरमेंट किया, b की वैल्यू आ गई, दोनों को माइनस कर दिया। अब a में जो एरर होगा वो डेल्टा a होगा, b में जो एरर होगा डेल्टा b होगा। एरर फिर जुड़ेगा, एरर कभी भी, गलती कभी भी माइनस नहीं की जाती है, गलती हमेशा जोड़ी जाएगी। तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू आपका z ऐसे आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, तो एडिशन में एरर सेम रहेगा, सब्ट्रैक्शन में भी एरर सेम रहेगा। अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.8।
NCERT एग्जाम्पल 2.8। इसमें क्या है, दो बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया गया किसी थर्मामीटर से। अब पहला टेम्परेचर आया 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा टेम्परेचर आया 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताना है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। मुझे बताना है टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन था और टेम्परेचर डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 कर दिया। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो ये जो प्लस माइनस वैल्यू ये तो एरर है, मतलब इस 0.5 डिग्री सेल्सियस जो दिख रही है आपकी वो डेल्टा T1 है। डेल्टा T2 क्या है आपका 0.5 डिग्री सेल्सियस है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो हमारा आएगा, मान लो ये T डैश है, तो T डैश हो गया T2 माइनस T1। अब T2 की वैल्यू है 50 माइनस T1 20, तो T1 डैश हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन T डैश में जो एरर होगी वो होगी, दोनों को जोड़ देंगे, ये माइनस नहीं होगा, मतलब 0.5 प्लस 0.5 1 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस हम क्या लिखेंगे एरर के साथ, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनाई जाती है, समझ में आया। तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हो, एडिशन का एरर, सब्ट्रैक्शन का एरर कैसे होता है वो आपको बता दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरर इन प्रोडक्ट। एरर ऑफ ए प्रोडक्ट। मान लो Z इज इक्वल टू, मैंने A इंटू बी निकाला, ठीक है। तो A मेजरमेंट किया, B मेजरमेंट किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, Z हो गया। लेकिन अगर A को मेजर किया तो A में गलती आई होगी, डेल्टा A, राइट। B का वैल्यू निकाला तो B में भी गलती आई होगी, वो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा B। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना है, Z इक्वल टू AB, इसके बाद हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगा देंगे डेल्टा Z बाय Z, मतलब डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B। ये एक फाइनल फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। इसका प्रूफ एनसीईआरटी में है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, मतलब उतना कोई ज़रूरत नहीं होता, इसको कोई थ्योरी आपसे पूछा नहीं जा रहा है एग्जाम में। सीधा सा बात है कि अगर आपको Z इक्वल टू A इंटू बी करना है तो इसका एरर मेथड हो जाएगा डेल्टा Z बाय Z डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय डेल्टा B, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे। अगर इसको एग्जैक्ट प्रूफ करना चाहोगे तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तब आपको बताएंगे, उसमें डिफरेंशिएशन होता है, फिर लॉगरिदम यूज़ की जाती है, तभी आता है। इतना आसान भी नहीं है थ्योरी समझना, हर चीज़ का प्रूफ थोड़ा दिक्कत होती है। आपको इसको समझना है, आसान तरीका यही है, A B को मल्टीप्लाई किया, Z मिल गया। अगर मुझे एरर निकालना है तो Z का एरर लिखो डेल्टा Z, A का एरर लिखो इक्वल टू डेल्टा A, B का एरर लिखो डेल्टा B। अब सब में ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइड कर दो, डेल्टा Z बाय Z
डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी डिवाइडेड है, मान लो क्वोशंट ऑफ क्वोशंट है, मान लो कैसा दिया हुआ है कि कोई z इजकल टू ए बाई बी है, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, उन दोनों का फॉर्मूला सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड find the relative error in Z find the relative error in Z if Z is equal to a power 4 into b power 1 by 3 into divide by c power 1 d power 3 by 2। मतलब z इक्वल टू ये रिलेशन दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि इसका रिलेटिव एरर क्या होगा। रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल्टा जेड बाय जेड। बनाने का तरीका देखो क्या है, सीधा चार क्वांटिटी ए बी सी डी सब जुड़ेगा, तो ए का क्या लिखेंगे हम, डेल्टा ए बाय ए। अब ए का पावर कितना है 4, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दो। तरीका बता रहा हूँ, ऐसे करना है। प्लस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके चक्कर को छोड़ दो, ऐसे बनाना है। बी का एरर क्या होगा, डेल्टा बी बाई बी। अब इसका पावर क्या है 1/3 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर जो डिवाइड है वो भी प्लस ही होगा। सी का हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी, इसका पावर क्या है 1 मल्टीप्लाई हो गया। प्लस डी, डी का एरर क्या हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी, और इसका पावर क्या है 3/2, ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा।